उसको शादी का बहुत शौक था। स्कूल से घर आते ही कहती, अम्मा मेरी शादी करो जल्दी से। मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं परेशान हो जाती। एक रात उसके कमरे में छुप गई। सामने का मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। हर हफ्ते मुझसे फटकड़ी मंगवाती और मुझे कहती, टीचर ने फटकड़ी पर एक तजर्बा करने को कहा है, वो करती हूँ। एक दिन पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास फेल होती मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें उसके रात का पता चलेगा। अगली रात मैं चुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई जब मैंने वो फटकड़ी। मेरा नाम कुलसुम है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी जहाँ शादी हुई थी, मेरे ससुराल वाले इतने खाते पीते घराने से ना थे। और शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे बेटी से नवाजा। मेरे शौहर और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन किस्मत का कुछ और लिखा था। हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत में रोटी ही बस मुश्किल से पूरी होती थी। लेकिन हमने उसे ख्वाब छीनने की इजाज़त नहीं दी हुए थे। इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था। अब जहाँ तक मुमकिन हो रहा था, हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्चा कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को ये शौक था हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इसी तरह हमारी बेटी की ये दिली ख्वाहिश थी जिसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी। बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा एक दो कमरों का मकान था। एक कमरे में दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती। अक्सर औकात बेटी के कमरे की लाइट सारी रात चलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज़्यादा होती है कि उसे रात रात भर जागना पड़ता है। और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें उस पर बहुत फख्र होता था। एक तो हम गरीब थे, दूसरा हमने सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि उसके साथ साथ हम उसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे। अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी हमें सुननी पड़ रही थी। और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर और फिर मेरे जेठ और जेठानी ने करनी शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे शौहर को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारे पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछ कर अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के बारे में फैसला नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी है कि हम दूसरों की बातों में आकर अपना फैसला तब्दील करते या उनकी बातों के डर से इतनी ज़हीन मेहनती और काबिल बेटी को घर की चारदीवारी में कैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे। आखिरकार थक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ जाएंगे और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब सभी लोग फख्र करके कहेंगे कि हमारी भतीजी है डॉक्टर बनी है। फिर जेठ और जेठानी कहेंगे हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है। और सास ससुर भी फख्र से कहेंगे माशाल्लाह उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की तालीम का खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम मासूम तस्वुरात खुशियाँ हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते थे। ये एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ी हुई उम्मीद को सहारा देकर जवान करते थे। आखिर हमारी दुआएं हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। उस रोज़ हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। अब 4 साल की मज़ीद तालीम थी। इसके बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था। लेकिन मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज़ रोज़ बसों और रिक्शों का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद अपनी बेटी के साधु के मशवरे से ये हल निकल आया, हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर 15 दिन की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज़ रोज़ के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेगी। आखिरकार 4 साल की ही तो बात है। बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ने लगी और हर 15 दिन के बाद हॉस्टल से घर आ जाती।
इतवार का दिन हमारे साथ गुजारने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैर आफियत से गुजर गया और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियां समेटती। लेकिन जैसे ही चंद छुट्टियों के बाद उसकी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वो जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो वो मुझसे कहती कि माँ मुझे बाजार से थोड़ी सी फटकड़ी ला दो। जब मैंने उसे ये कहा कि फटकड़ी का क्या करना है तो वो हर बार यही कहती कि उस्ताद ने फटकड़ी पर एक तजर्बे करने को कहा है, मुझे वही तजर्बा करके काली लेकर जाना है। मैं बेटी की ये बात मान लेती और उसे फटकड़ी लाकर दे देती। तकरीबन 3 महीने तक सिलसिला चलता रहा और जब चौथे महीने में भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी सी हुई। आखिर ऐसा कौन सा तजर्बा था जो पिछले 3 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और वो कैसा उस्ताद था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता। लेकिन फिर भी सोचती कि हो सकता है कोई काम हो। आखिर मुझ जैसी 5 जमातें पास को क्या पता मेडिकल और मेडिकल की पढ़ाई कैसे होती है। लेकिन चूंकि दिमाग में सवाल ने सर उठा ही लिया था तो इसलिए एक बार जब बेटी आई और उसने फिर से तजर्बा करने का कहा, फटकड़ी मंगवाई, मैंने उससे पूछ लिया कि हर 15 दिन बाद तुम्हें एक यही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी को थोड़ा सा घबरा गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि माँ ये काम हमें आखिरी तब तक मिलता रहता है जब तक वो सारा काम ठीक ना हो जाए, और फटकड़ी पर करने वाला तजर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और उस्ताद कहते हैं कि तजर्बा नाकाम रहा है, इसलिए जब तक तजर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम चलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब ने मेरी तसल्ली करवा दी थी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवालात खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फटकड़ी लाकर दे दी। एक रात अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। उसके जाने के बाद पीछे से मैंने उसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वो चीज़ देखने के बाद मेरा अपनी बेटी पर वो आंखें बंद करके किए जाने वाला भरोसा इतना नहीं आ रहा था। आखिर कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल ही पैदा होता था, आखिर जो कुछ भी था उसे छुपाना क्यों पड़ रहा है। मेरा दिल तरह तरह के वहमों और अंदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वो चीज़ उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी, अब हकीकत का पता कैसे लगाऊं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वो कभी भी मुझे सच न बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहाँ से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया और खुश हो गई, मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती है। मैं फौरन से उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख मेन रोड की तरफ था, जहाँ पर एक लाइन में बड़े बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने उनमें से सकीन रंग के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। एक चौधरी साहब का घर था। वैसे ये बहुत सखी थी और इसकी सखावत की वजह से अल्लाह ने भी इन्हें बहुत नवाजा था। इन चौधरी साहब की एक बेटी जो मेरी बेटी के साथ थी वो भी डॉक्टर बन रही थी और उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन ये हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोज़ाना ही आती जाती थी। चौधरी साहब रोज़ाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को लाते और ले आते थे। मैं चौधरी साहब के घर गई और उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया कि मैं चंद एक बार पहले भी बेटी के कुछ किताबों के हवाले से यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने उनका घर दिखाया था। इसकी बेटी मेरे पास आकर बैठी तो मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात सुनी और जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई वो परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी हुई वो चीज़ भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। चौधरी साहब की बेटी ने उसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र ना करें,
वो कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी और उसकी सारी सरगर्मियों पर मुझे आगाह करेगी। मैंने उसे ये भी बताया था, मेरी बेटी हर 15 दिन बाद मुझसे ये कहकर फटकड़ी मंगवाती है कि उसे कोई प्रैक्टिकल करना है। उसे ये सुनकर भी हैरानगी हुई थी। वो कहने लगी, इन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है और मेरी परेशानी में एकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी गैर हालत देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र नहीं करें, वो ज़रूर असल बात मालूम करके आएंगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को बाहर रहने की भी कोशिश करेंगी। उसने मुझसे कहा था कि मैं वो चीज़ वहीं वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहाँ से वह मुझे मिली थी, ताकि मेरी बेटी को मुझ पर शक न हो। हमें किसी बात का इल्म हो गया है। मैंने उसे ऐसे ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, अपने रब से खैर की दुआ मांगना। इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बेचैनी सी हुई। 15 दिन गुजरने का इंतजार था, कब हॉस्टल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ न कुछ मामले की खबर होती। खुदा खुदा करके वक्त गुजर ही गया और जुम्मे की शाम मेरी बेटी 2 दिन की छुट्टी पर घर रहने आई। मैंने अपनी बेटी का सर से पांव तक तफसीली जायजा लिया, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई तब्दीली उसके अंदर नजर न आई। वो बिल्कुल पहले जैसी थी, उसका रवैया भी पहले जैसा ही था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता, लेकिन मैं भी क्या करती। जब से बेटी के कमरे से वो चीज़ मिली थी, मेरे दिल में शक का वबाल आ गया। बेटी ने फिर हस्ब मामूद ये कहकर फटकड़ी मंगवाई कि उसे कोई तजुर्बा करना है। मैंने बेटी को कुछ जाहिर किए बगैर उसे फटकड़ी लाकर दे दी थी और खुद में खामोशी से चौधरी साहब की बेटी का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी तो वो मेरे घर आएगी और जो सारी बात उसे उस दौरान मालूम हुई वो मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 1 बजे के करीब चौधरी साहब की बेटी हमारे घर आ गई थी। मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा था, मुझे मेरी बेटी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर वो इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी। मैं हैरान और परेशान से सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी वह दुनिया में बदनामी और जिल्लत का बाइस था। इसमें आखिरत की 100% बर्बादी थी। मैं वहीं सर पकड़ कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और बेहौसला देखकर उस बच्ची ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस मसले का हल सोचें और ऐसा करें कि एक रात छुप कर अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वो रात को क्या करती है। इस तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगी और ये भी बेहतर जान सकेंगी कि आखिर इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह निकालें। मैंने चौधरी साहब की बेटी की बात मानी और आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसलिए मुझे फिर से 15 दिन का इंतज़ार करना था और मैं इंतज़ार करने लगी। अगले 15 दिन बाद जब मेरी बेटी घर रहने आई तो उस रात मैं चुपकर बेटी के कमरे में चली गई और अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले इतने दिनों से दुआएं कर रही थी, जो कुछ भी मुझे चौधरी साहब की बेटी ने बताया था वो सब झूठ हो और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर दिखाई न दे जो उन सब बातों को सच साबित कर दे। लेकिन अफसोस कि मेरी कोई दुआ भी कबूल नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी नज़रों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वो रात बहुत अजियत में गुजारी। वो जो चौधरी साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई न कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा मेरे पहले की अकल समझती जा रही थी। लेकिन ये बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे शोहर को इस सारे हिस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ही ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वो गिरती जा रही थी
शायद उससे निकल नहीं सकती थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने शोर से इस सारे मामले को पोशीदा ही रखूंगी और चौधरी साहब की बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि जहां उसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की है और मुझे सच से आगाह किया है, इसी तरह अब वो मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में भी मेरी मदद करे। अगले दिन फिर से चौधरी साहब के घर मौजूद थी। मैंने रोते हुए चौधरी साहब की बेटी से इल्तिजा की कि वो मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वो एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी है, अगर उसे वहां से ना निकाला जाता तो उसकी मौत भी मुमकिन थी और कई लड़कियां इस दलदल में फंस चुकी थी और अकेले ये मुमकिन नहीं है कि उसकी मदद की जाए, उन्हें इस दलदल से निकाला जाए और उन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाई जा सके। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता था। इस सब में हमें एक बड़े और बाख्तियार इंसान की मदद की ज़रूरत थी और हमारे सामने उस वक्त चौधरी साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए मैंने और उनकी बेटी ने हिम्मत करते हुए उनसे बात करने का फैसला किया और उनके पास जाकर उन्हें यहाँ तक के सारे मामला से आगाह किया। चौधरी साहब सुनते ही तो बस अखबार करते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराजगी का इजहार करने लगे। मुझसे खदशा हुआ कि कहीं चौधरी साहब मदद करने से इनकार ही ना कर दें, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और चौधरी साहब के दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया था, इसलिए वो मदद करने पर आमादा हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले का हल भी खामोशी से ही करना था। इसलिए चौधरी साहब ने सबसे पहले अपने अफसर और रसूख को देखना शुरू किया और फिर अपने जानने वाली पुलिस के आला ओहदेदारों को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताते हुए अपने तौर पर मसले की तफ्तीश करने की दरख्वास्त की। पुराने ताल्लुकात का पास रखते हुए वह पुलिस का ओहदेदार मान गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने सामरे मामले की तहकीक करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात हुए थे कि दिल कांप गए। चौधरी साहब ने अपनी बेटी को भी उस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिल करवा दिया। बज़ाहिर एक तालीमी इदारा नजर आने वाली यह इमारत हरगिज़ इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियाँ पढ़ने के लिए भेजते और चौधरी साहब भी एक शरीफ और इज़्ज़तदार इंसान थे और उन्होंने वही किया था जो एक इज़्ज़तदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने किसी भी फर्द का नाम आए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मंसूबा केस कॉलेज की इंतज़ामिया और दूसरे के खिलाफ तैयार किया था ताकि कोई भी मुजरिम बच ना सके। जो कौम के जवानों को गुमराही और बेराही का शिकार करे उनके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवा लिया था और अब चूंकि मामला ज़्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने अपने शोहर को भी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारे मामला से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा शोहर चंद लम्हे तक कुछ यूं ही बोल ना सका और जब उसके हवास थोड़े बहाल हुए तो उसने तेज में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो पहले ही मंशियात के इस्तेमाल से आधमोई हो चुकी थी, मार ना सह सकी और बेहोश हो गई। मेरा शोहर इतनी शदीद गुस्से में था कि वो बेटी को माफ़ करने पर तैयार ही नहीं था। इसलिए जब मैंने उससे कहा बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। लेकिन अव्वल व आखिर औलाद ही होती है और हमारी तो थी ही इकलौती बेटी, इसलिए ज़्यादा देर पत्थर न बन सका और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए। यहाँ पर एक बार फिर चौधरी साहब ने अखलाकी मदद करके हमारी बहुत ज़्यादा माली इमदाद भी की थी और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी से हिजाब होने लगी और हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती थी। लेकिन हम तो माँ बाप थे, हमने उसकी माफ़ी मांगने से पहले उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन उसका क्या फ़ायदा था, मुस्तकबिल तो तबाह हो चुका था, हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, उस पर खर्च करने के लिए हमारे पास मज़ीद रकम नहीं थी और न ही हमें मज़ीद एतबार रहा। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे उस रोज़ सफाई करते वक्त कुछ पुड़िया नजर आई। आखिर ये सब क्या है और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को कभी ये सामान खरीद कर ही नहीं दिया था। लेकिन उसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वो सारी मंशियात की पुड़िया थी और
खोल कर देखने पर वो फटकड़ी ही लगती थी। मंशियात का मेरी बेटी से क्या काम? ये भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजर्बे के लिए चाहिए होती है, बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए। मैं चौधरी साहब की बेटी के पास चली गई, लेकिन उसने मुझे बताया, मंशियात तो क्या उन्हें कभी फटकड़ी की ज़रूरत नहीं पेश आई। इसलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशान देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे असल बात का पता करके देगी। और फिर जब उसने मेरी बेटी का पीछा किया और सुराग लगवाया, तो जो जो बात उसे मालूम हुई, उसने मनवानी में मुझे बता दी और साथ ही ये भी बताया कि मुझे चुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फटकड़ी का क्या करती है। दरअसल मेडिकल कॉलेज इंतजामिया अपने नीचे होने वाली मंशियात के धंधे से बेखबर थी, और अफसोस की बात थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के चंद असातिज़ा के साथ चौकीदार भी इसमें मुलविस थे। वो खुलेआम कॉलेज में मंशियात बेचते भी थे और तलबात को मंशियात की लत लगा दी थी। उनका टारगेट ज़्यादातर लड़कियां भी थीं, जिन्हें नशे में बेइज्जत करके वो उनकी जिस्म फरोशी भी करवाती थी। मेरी बेटी भी उनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने की बजाय हथियाने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और अब नशा के बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए वो उनकी झांसों में आई रही और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा मुख्तसर के मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की तलबात इस नशे का शिकार हो चुकी थीं। इस तरह के लोग लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर देते थे, तो फिर उनका गिरोह पकड़ा गया और उनके सजाएं हो गई। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ आगे रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।